तो ये हमारी 50 क्वेश्चन वाली सीरीज है। स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस मोर्स यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन। ये बताना है कौन से ईयर में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था। जो ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल वर्क ये लैटिन में आया था 1516 में, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था ये किया गया था 1551 में। ओके, राल्फ रॉबिन्सन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था उसको 1551 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसिडर वर्ड्सवर्थ द थर्ड ग्रेटेस्ट पोएट इन इंग्लिश। किसने वर्ड्सवर्थ को कंसिडर किया है, मतलब समझा है थर्ड ग्रेटेस्ट पोएट इंग्लिश में आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन। शेक्सपियर और मिल्टन के बाद किसने कंसिडर किया है, वो थे मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ए बैलेड इज़ ऑलवेज, बैलेड हमेशा कैसा होता है, नैरेटिव भी होता है, स्टोरी इन वर्ड्स। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था ए बैलेड स्टैंजा इज़ ऑफ 4 लाइन्स, 4 लाइन का होता है, ये भी याद रखना है। ओके, ट्रू एंड ऑफ इज द अमेंडमेंट ऑफ वाइसेस बाय करेक्शन। ये बताना है कि किसका मतलब आपने जैसे ये जो डेफिनेशन है, ट्रू एंड ऑफ सटायर इज़ द अमेंडमेंट ऑफ वाइसेस बाय करेक्शन, ये पूरी की पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन ड्राइडन ने दी है। ठीक है। आयरनी में तो क्या होता है, हम व्यंग करते हैं लेकिन उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन सटायर में हम जैसे हम किसी पे सटायर करते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं किसी के वाइसेस को मतलब किसी के अवगुणों को मैं सुधार करना चाह रही हूँ तो मैं उस पर सटायर कर सकती हूँ, तो उसमें थोड़ा सुधार किया सकता है, इसमें सुधार की गुंजाइश होती है, याद रखना है आपको। और सार्कास्म में भी तो आपको पता ही है, तो टॉन्टिंग होता ही है, टॉन्टिंग वे में बोलते हैं कुछ। और पैराडॉक्स में क्या होता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं। ओके, विक्टोरियन इरा, जो विक्टोरियन एज है उसे कंसिडर किया गया है एज ए पीरियड ऑफ, किस पीरियड के रूप में कंसिडर किया गया है उसको, तो उसको कंसिडर किया गया है मतलब जब विक्टोरियन इरा में जो वर्क आए थे उसमें ह्यूमन हिपोक्रेसी और इमोशनल सप्रेशन की बात ज़्यादा हुई थी, मतलब जो वर्क थे ना उसमें इस तरह का दिखाया गया था, उस तरह का, तो इसलिए इसको विक्टोरियन इरा को इस तरह का कंसिडर किया गया, उसको समझा गया है ह्यूमन हिपोक्रेसी और इमोशनल सप्रेशन का इरा। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। इंग्लिश लिरिक पोएट्री ब्लूस्म, जो इंग्लिश लिरिक पोएट्री है वो कब ब्लूस्म हुई, कब खिली, मतलब किस समय ज़्यादा, तो आपको पता होगा एलिजाबेथन में ना ये सोनेट वगैरह चले थे और एक तरह का लिरिक उसी में चला था, तो बस हम एलिजाबेथन पे ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, शेक्सपियरियन कॉमेडी इज़ नॉट सटायरिक, इट्स पोइटिक। जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है वो सटायरिक नहीं है, मतलब व्यंगपूर्ण नहीं है, बल्कि क्या है, काव्यात्मक है। इट्स नॉट कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी नहीं है। इट इज़ क्रिएटिव, वो कैसी है, क्रिएटिव है। किसका ओपिनियन है ये बताना है हमें, तो ये ओपिनियन दिया था H.B. चार्ल्टन ने। H.B. चार्ल्टन ने आपको पता होगा शेक्सपियरियन कॉमेडी लिखा था, 1938 में आया था शेक्सपियरियन कॉमेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो उसी में बोला था उन्होंने कि शेक्सपियर कॉमेडी सटायरिक नहीं है बल्कि पोइटिक है, कंजर्वेटिव नहीं है बल्कि क्या है, क्रिएटिव है। ओके, द फेस्टिवल एपिफैनी इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो ये फेस्टिवल है एपिफैनी बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट के मैनिफेस्टेशन को बोलते हैं, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, हमें इसका वो याद रखना है डेट, इसका डेट है 6 जनवरी। ओके, हेवन लाई अबाउट अस इन आर इन्फेंसी, जो हेवन है ना वो हमारे अंदर है, कब, इन लाई अबाउट अस मतलब हमारे बारे में है, इन आर इन्फेंसी, किसमें, हमारे इन्फेंसी किसको बोलते हैं, बचपन को, चाइल्डहुड को, तो बचपन में ही ना वैसे आपने देखा होगा ये इस तरह के वर्ड किसने बोले हैं, उन्होंने वर्ड्सवर्थ का एक आया था ना वर्क, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, उसमें उन्होंने काफ़ी चाइल्डहुड के बारे में लिखा है, तो वह उन्हीं का है ये वर्ड्सवर्थ का। और ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी को ग्रेट ओड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है आपको। जब इसमें शुरू में एक वो हुआ था, पब्लिश हुआ था 1802 में, तो इसमें फर्स्ट से 4th स्टैंजा पब्लिश हुए थे,
और बाद में 7 स्टैंजा और ऐड कर दिए थे जब लेटर पब्लिश हुआ था ना 1807 में। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। द ऑथर ऑफ द फर्स्ट गोथिक नॉवल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट गोथिक नॉवल का जो ऑथर है इंग्लिश लैंग्वेज में वो कौन है, हमें ये बताना है। वो कौन है? होरस वालपोल। ओके, याद रखेंगे। होरस वालपोल ने वो लिखा है वर्क द कास्टल ऑफ ओट्रांटो, 1764 में आया था। और गोथिक नॉवल में मतलब इसको नॉवल ऑफ टेरर भी कहा जाता है। इसमें थोड़ी वैसी स्टोरी होती हैं, घोस्ट वोस्ट से रिलेटेड, मैजिकल। ओके, द मेंबर्स ऑफ द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के मेंबर्स थे प्राइमरली वो क्या थे ये बताना। वो थे पेंटर्स। ओके, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड PRB का गठन कब हुआ था? 1848, 1848 में। वो जर्म नाम की मैगजीन में दे यूज टू एक्सप्रेस देयर आइडिया, वो अपने आइडिया जो है एक्सप्रेस किया करते थे। प्री रेफलाइट में काफ़ी पॉपुलर नाम है क्रिस्टीना रोसेटी, DG रोसेटी, होलमैन हंट, इस तरह के इसके मेंबर थे, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ दीज राइटर डज नॉट बिलोंग टू हेराल्ड रेनेशा। इनमें से कौन सा राइटर है जो बिलोंग नहीं करता किससे? हेराल्ड रेनेशा से। अच्छा, ये क्या था? जो ये हेराल्ड रेनेशा था एक अफ्रो अमेरिकन मूवमेंट था। इन्होंने किसको प्रमोट किया? इन्होंने प्रमोट किया है ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, मतलब ब्लैक राइटर्स को या ब्लैक कल्चर को प्रमोट करने के लिए था ये। जो ये हेराल्ड में एक प्लेस है मैनहट्टन में, अमेरिका में। और ये आपको बता ही दिया मैंने, एक अफ्रो अमेरिकन मूवमेंट था, मतलब उनका मानना था कि ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल इनका वो था, मोटो था मतलब। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा राइटर नहीं था। तो इसमें कौन नहीं थे? इसमें एलिस वॉकर नहीं थी। एलिस वॉकर जानते हैं आपने, इन्होंने वुमेन के राइट की बात की है। इन्होंने एक वुमेनिज्म शब्द को भी कॉइन किया है एलिस वॉकर ने, तो ये इससे रिलेटेड नहीं थी। बाकी जो ये 3 है ये हेराल्ड रेनेशा से रिलेटेड थे। ब्लैक अपलिफ्टमेंट की बात की है इन्होंने, 1930s में काफ़ी मतलब रहा ये पॉपुलर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। अमरोटी कंटेंस, इसमें कितने सोनेट हैं ये बताने हैं। तो इसमें कितने सोनेट हैं? इसमें सोनेट है 88, याद रखेंगे हम ये वाला पॉइंट। जो एलिजाबेथन एज रही है ना वो बहुत पॉपुलर रही है सोनेट सीक्वेंस के लिए। और अगर हम इसकी बात करें, एमरोटी का मतलब क्या होता है? लिटिल लव। लगभग इसमें 88 सोनेट थे। हालांकि आप गूगल करेंगे तो 89 बताएगा उसमें, लेकिन एक सोनेट रिपीटेड है तो हम 88 पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। द टर्म मेटाफिक्शन वाज पॉपुलराइज्ड बाय, ये बताना है कि किसने पॉपुलराइज किया है। ओके, जो कॉइन किया था वो तो विलियम H गैस ने किया था, लेकिन पॉपुलराइज की बात आएगी तो हम जाएंगे रॉबर्ट स्कोल्स पे। इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था मेटाफिक्शन को, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है एक प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेंच पोएट। ट्रेंच पोएट किनको बोलते थे? ट्रेंच पोएट को ही बार पोएट कहा जाता था। हमें ये बताना इसमें कौन नहीं था। हम इजीली पहचान जाएंगे कि जो WH ऑर्डन थे वो पाइलन पोएट्स थे। पाइलन पोएट्स किसके नाम से भी जाना जाता था? पिंक पोएट के नाम से भी जाना जाता था, या फिर आप उन्हें ऑर्डन ग्रुप के पोएट भी कह सकते थे। 1930s में पॉपुलर हुए थे, ये भी लेफ्ट विंग थे। ओके, फॉर गॉड, फॉर कंट्री एंड फॉर येल इज एन एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। आपने इसमें देखा होगा फॉर गॉड, फॉर कंट्री एंड फॉर येल, मतलब क्या हो रहा है? सडन फॉल हो रहा है, मतलब हाई से कहाँ जा रहे हैं? लो पे जा रहे हैं। पहले बोला भगवान के लिए, देश के लिए, एंड फॉर येल। येल क्या है? एक यूनिवर्सिटी का नाम है, येल यूनिवर्सिटी, सुना होगा आपने। तो हाई से लो जा रहा है, फ्रॉम हाई टू लो, सडन फॉल हो रहा है, तो क्या हो गया इसमें? एंटी क्लाइमेक्स हो गया। एंटी क्लाइमेक्स का एक नाम क्या है? बेथोस है, तो इसमें क्या हो गया? बेथोस हो गया, इजी था। नेक्स्ट, द ऑथोराइज्ड वर्जन, जो ऑथोराइज्ड वर्जन था बाइबल का वो कौन सी ईयर में आया था? कौन सी ईयर में आया था वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1611 में आया था। इसको किंग्स बाइबल भी कहते हैं। अच्छा, विलियम टेंडल ने इसको ट्रांसलेट भी किया था बाइबल को इंग्लिश में 1525 की 1525 1526 के अराउंड इसको
ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, किसने कहा ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ये बताना है। तो किसने कहा है ये कहा है ड्राइडन को सैमुअल जॉनसन ने। अच्छा, अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कौन है, तो वो कौन है, वो अरिस्टोटल है। ठीक है, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म अरिस्टोटल, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन। ओके, नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच, उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताना है इन विच, जिसमें अंडरस्टेटमेंट इज एम्प्लॉयड फॉर रिटोरिकल इफेक्ट, जिसमें चीज़ों को क्या किया जाता है अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट के लिए हम दूसरा वर्ड मायोसिस भी बोलते हैं। कैसा होता है, जैसे किसी चीज़ को मतलब वैल्यू को इस तरह करके बताया जाता है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आई एम नो मैन, मतलब मैं कोई नहीं हूँ, मतलब मैं कोई ना कोई तो हूँ ही ना। तो इस तरह से निगेटिव मतलब रिटोरिकल इफेक्ट दिखाया जाता है। ये है प्लेटोटीज। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, फ्रॉम सम 3 sons, for some 3 sons to store and hoard myself। इसमें भी आपको फिगर ऑफ स्पीच ही बताना है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इंडिकेट किया गया है। फॉर सम 3 sons टू स्टोर, मतलब 3 sons यहाँ पे बोला गया है। 3 sons किसकी जगह 3 full years, 3 सालों के लिए बोला गया है। 3 सालों के लिए कुछ मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। होर्ड माई सेल्फ, खुद को क्या करना है, होर्ड इकट्ठा करना है, मतलब चीज़ों का संचय करना है। तो क्या कर दिया इसमें, चेंज ऑफ नेम कर दिया। 3 full years के लिए क्या यूज कर दिया, 3 sons यूज कर दिया। तो चेंज ऑफ नेम किस में होता है, मेटोनमी में होता है। तो किसका हो गया एग्जाम्पल, मेटोनमी का हो गया। सिनेक्टगी में क्या होता है, पार्ट फॉर द होल, होल फॉर द पार्ट। सिमली का आपको पता ही है। और एंटी क्लाइमेक्स अभी ऊपर आया था, बेथोस। ओके, हु रोट द वर्क प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, किसने लिखा है ये वर्क, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखा है, विलियम जेम्स ने। ओके, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी याद रखना है। हाँ, और इसमें ना इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को पॉपुलराइज किया था। अगर कॉइन करने की बात आएगी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, तो आप अलेक्जेंडर वेन पे जा सकते हैं, लेकिन पॉपुलराइज इन्होंने ही किया था, विलियम जेम्स ने। ओके, नेक्स्ट, हु एम्प्लॉय द ड्रामेटिक टेक्निक ऑफ एलिनेशन इफेक्ट, किसने ड्रामेटिक टेक्निक को मतलब एलिनेशन इफेक्ट की बात की है, किसने की है ये बता दो। तो वो की है बर्टोल्ड ब्रैग ने। ओके, एलिनेशन इफेक्ट के लिए उनको ही जाना जाता है, मतलब अलगाव प्रभाव। इसमें क्या होता है, मतलब जो हमारा कोई मतलब जैसे फैमिलियर मतलब कोई परिचित कंटेंट है, उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है अनफैमिलियर वे में, ताकि एक क्या आ सके, टू गेट ए न्यू इफेक्ट, नया इफेक्ट पाने के लिए, ताकि जो ऑडियंस हैं वो खुद को क्या कर सके, ड्रामा की स्टोरी से क्या ना करे, इम्पैथी फील ना करे उसके करेक्टर से। इस तरह से दिखाया जाता है, इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो ये बर्टोल्ड ब्रेस्ट है, इनको एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, बताओ, एपिक थिएटर के लिए और जाना जाता है इनको, एपिक थिएटर या एपिक ड्रामा बोल दो, इसके लिए भी जाना जाता है। जर्मन राइटर थे एक। ओके, चलता है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट एंड राउंड करेक्टर, किसने दिया है जो कॉन्सेप्ट है फ्लैट एंड राउंड करेक्टर, क्या होते हैं फ्लैट एंड राउंड करेक्टर, ये दिया तो एम फोस्टर ने है। अच्छा, इन्होंने क्या बताया था, जो फ्लैट करेक्टर होते हैं वो तो अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, दे डोंट चेंज थ्रू आउट द प्ले, वो पूरे प्ले में चेंज नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा जॉनी लीवर है बॉलीवुड मूवीज़ में जो आता है, तो हमें पता होता है ये कैरिकेचर है, इसका करेक्टर मतलब इसका जो रोल है वो फ़नी है, वो चेंज नहीं होता, फ्लैट करेक्टर में अकाउंट होगा ये। और राउंड करेक्टर कैसे होते हैं, वे थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, रीडर को क्या करते हैं, सरप्राइज कर देते हैं राउंड करेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट एम फोरेस्टर ने दिया था, उनकी एक बुक भी आई थी, आपको पता होगा, एस्पेक्ट ऑफ नॉवल 1927 में। उसमें उन्होंने 7 एस्पेक्ट बताए थे नॉवल के, ये भी याद रखना है इनके बारे में पॉइंट। द पेस्टोरल इलेजी वाज ओरिजिनेटेड बाई, किसने ओरिजिनेट की है पेस्टोरल इलेजी, याद रखना है, थियोक्रेटस ने। ओके, थियोक्रेटस ने की थी, इन्होंने इकोलॉग वगैरह लिखे थे इन्होंने।
इसको ओरिजिनेट किया था। हु इज़ द नॉवलिस्ट सेड टू हैव इनोग्रेटेड द जार ऑफ द कैंपस नॉवल? कौन नॉवलिस्ट है जिसको कहा गया है फिर उसने क्या किया है, इनोग्रेट किया है कैंपस नॉवल को? कौन था वो? किंग्सले एमिस। किंग्सले एमिस ने ही एक लकी जिम लिखा था 1954 में, वहीं से कैंपस नॉवल की शुरुआत होती है। ओके नेक्स्ट, रिनेशा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर 1980 में एक इज़ यूजुअली रिगार्डेड, जो ये वर्क है इसको यूजुअली रिगार्ड किया जाता है एज द बिगनिंग ऑफ, किसकी शुरुआत माना जाता है? तो ये माना जाता है न्यू हिस्टोरिसिज्म की शुरुआत। अच्छा, न्यू हिस्टोरिसिज्म ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया है स्टीफन ग्रीनब्लैट ने। स्टीफन ग्रीनब्लैट ने क्या बोला, आपने उनका नाम तो सुना ही होगा। वो क्या करते थे, जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट थे वो क्या करते थे, वो दे गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। वो इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे। उन्होंने जो है ब्लर कर दिया था डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। ओके नेक्स्ट, हु सेड, किसने कहा? श्योरली नो मैन कुड हैव फैंसी दैट ही रीड लिसिडस विथ प्लेजर हैड ही नॉट नोन इट्स ऑथर। किसने बोला है ये बात कि श्योरली, निश्चित रूप से ही कोई व्यक्ति कुड हैव फैंसी, मतलब ऐसी कल्पना कर सकता है कि उसने लिसिडस को पढ़ा है, किसके साथ? विथ प्लेजर। हैड ही नॉट नोन इट्स ऑथर, मतलब उसको ऑथर के नाम का भी पता नहीं चला, इस तरह से पढ़ा है उसने प्लेजर के साथ। ये स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर जॉनसन ने। प्रीफेस टू शेक्सपियर आया था ना उनका, प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 में डॉक्टर जॉनसन का, याद रखना है आपको ये भी। नेक्स्ट, हु सेड दैट, किसने कहा? शेक्सपियर अप्रोक्सीमेट्स द रिमोट एंड फैमिलराइज द वंडरफुल। शेक्सपियर क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट द रिमोट, रिमोट मतलब सुदूर, सुदूर मतलब जो दूर के प्लेस है उनको, और फैमिलराइज, और हमें क्या करते हैं? परिचित कराते हैं वंडरफुल चीज़ों से। ये किसने बोला है? डॉक्टर जॉनसन ने उसी में बोला है। किसमें? प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 में आया था। ओके नेक्स्ट, ऑल ओरेटर्स आर डम, जो सारे ओरेटर्स हैं, मतलब वैन ब्यूटी प्लीड, सारे जो ओरेटर्स होते हैं ना वक्ता, वो भी डम हो जाते हैं किसके सामने? ब्यूटी के सामने, सुंदरता के सामने। ये लाइन कहाँ पे आती है? ये लाइन है द रेप ऑफ लुक्रेसी। ओके 1594 में आया था, ये राइम रोयल में था, 7 लाइन स्टैंजा में होता है राइम रोयल। राइमिंग स्कीम होती है उसकी AB BC C। ओके, और वीनस एंड एडोनिस कब आया था? 1593 में आया था, सेस्टा रीमा में। इसको फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन माना जाता है शेक्सपियर का। ओके नेक्स्ट चलते हैं, सैटर्न इन सर्च ऑफ ए वाइफ 1831 इज़ ए बुक वाई। ये किसकी बुक है? ये बुक है चार्ल्स लैम्ब। ओके नेक्स्ट चलेंगे, याद रखना है हु इज़ नोन टू हैव परफेक्टेड द यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश पोएट्री। किसको माना जाता है कि उसने हीरोइक कपलेट का परफेक्टली यूज किया है इंग्लिश पोएट्री में? ये माना जाता है जॉन ड्राइडन को और अलेक्जेंडर पोप को। अलेक्जेंडर पोप तो है नहीं ऑप्शन में, तो हम ड्राइडन पे ही जाएंगे। ओके, और अगर हम इसकी बात करें कि इसको कॉइन किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो वो किया था जोफ्री चौसर ने। चौसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, हीरोइक कपलेट को। ओके, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो इवनिंग वॉक है और डिस्क्रिप्टिव स्केच है 1793 में वर्ड्सवर्थ का वर्क, वो भी हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, इफ़ वन ऑब्जर्व दैट विलियम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर was written to condemn fascism, the observation will be considered। क्या होता है फैसिज्म? फैसिज्म जो होता है कब आता है? 19th सेंचुरी में आता है।
इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जूलियस सीजर में घड़ी का वजना दिखाते हैं, तो उस समय वॉच तो होती नहीं थी जिस टाइम का ये प्ले है। तो ये क्या हो गया, जो वॉच थी ही नहीं और उसमें वॉच दिखा दी, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया ना काल भ्रम, टाइम का डिसऑर्डर हो गया। तो किसको बोलते हैं, एनाक्रोनिस्टिक को बोलते हैं। ये दिखाया है उसमें। नेक्स्ट, मेंशन ऑफ विच गेम, किस गेम का मेंशन हुआ है इन द प्ले हेनरी फिफ्थ। ये देखो इसी का एग्जाम्पल है, किसका, एनाक्रोनिस्टिक का ही। जब हेनरी फिफ्थ आया था तो उसमें ना एक गेम का मेंशन हुआ है टेनिस का, लेकिन टेनिस उस समय था भी नहीं जब हेनरी फिफ्थ का ईयर था, उस समय की बात है। तो ये क्या हो गया, एनाक्रोनिस्टिक हो गया। ओके, एक लिटरेरी डिवाइस जहाँ पर रेफर किया जाता है कैरेक्टर को, प्लेस को, कोटेशन को फ्रॉम सम अदर टेक्स्ट, किसी दूसरे टेक्स्ट से, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलेंगे एल्यूजन। एल्यूजन मतलब संकेत। प्लेजरिज्म क्या होता है, लिटरेरी थेफ्ट, चोरी, साहित्यिक चोरी। ओके, नेक्स्ट, नाइट्स कैंडल आर बर्नट आउट, रात की जो कैंडल्स हैं वो क्या हो गए हैं, जल गए हैं, मतलब बुझ गए हैं, रात हो गई है। एंड जोकन डे स्टैंड्स टिपटो ऑन द मिस्टी माउंटेन टॉप्स, मतलब क्या हो रहा है, मिस्टी माउंटेन टॉप्स पे क्या हो रहा है, जोकन डे एक कैसा दिन, हंसता खेलता दिन उभर रहा है। ये लाइन बतानी है हमें कहाँ से, ये लाइन जो है रोमियो ने बोली थी, याद रखना है आपको। रोमियो एंड जूलियट में एक्ट 3 सीन 5 की लाइन है ये, याद रखना है ये भी। और रोमियो और जूलियट कैसे थे, स्टार क्रॉस लवर थे, ऐसे लवर जो लास्ट में मिल नहीं पाते भाग्य की वजह से, उन्हें ही बोलते हैं स्टार क्रॉस लवर। ओके, नेक्स्ट, वो हु कैन बी डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब किया गया एज ए बिजी बॉडी, ऑफिशियस, गैरुलस, गैरुलस मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, एंड इम्पर्टिनेंट इन द प्ले हैमलेट। प्ले हैमलेट में किसको बोला गया है, ये सारे करेक्टर हैमलेट के ही हैं। इसमें बोला किसको गया है, पोलोनियस को बोला है। आपको याद होगा हैजलिट ने पोलोनियस के बारे में एक लाइन बोली थी, टीडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू डू। और आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि पोलोनियस ने काफ़ी फिलोसफिकल लाइनें बोली हैं इसमें। जैसे आपको याद होगा अपने बेटे को बताता है लियार्टीज को कि नाइदर ए बोरोअर नोर ए लेंडर बी, ना तो उधार देने वाला बनो ना ही लेने वाला बनो। इससे क्या होता है, उधार दिया हुआ पैसा भी डूब जाता है और जिसको दिया होता है उसके साथ भी हमारे रिश्ते क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह की फिलोसफिकल लाइन वही बोलता है पोलोनियस, तो इसीलिए उसको डिस्क्राइब किया गया है इस रूप में, याद रखेंगे। ओके, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए स्टेटमेंट इज़ मेड, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें स्टेटमेंट इज़ मेड बनाया गया है एंड देन विड्रॉ। फिर उस स्टेटमेंट से क्या हो गया, हमने एक ऐसा मतलब कोई कथन कहा और उस कथन से ही हमने फिर क्या कर लिया, अपना विड्रॉ कर लिया, मतलब उस कथन को ही वापस ले लिया। वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है हमें ये बताना है, तो वो है मेटानोइया। ओके, मेटानोइया में क्या होता है, हम अपनी ही बात का प्रभाव कम कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई विल मर्डर यू एंड यू विल बी पनिश्ड। तो मैंने अपनी बात का प्रभाव कम कर दिया, मतलब मैं आई विल मर्डर यू, मैं तुम्हारा मर्डर करूँगी, एंड यू विल बी पनिश्ड। तो मैंने क्या किया, जो पहला स्टेटमेंट बोला फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट बोल के उसे पहले वाले स्टेटमेंट की वैल्यू को कम कर दिया, तो वो क्या हो गया, मेटानोइया हो गया। प्रोलैप्सिस में क्या होता है, प्रोलैप्सिस में क्या बोलते हैं, मतलब कोई होने वाली घटना को पहले बोल देते हैं। जैसे हैमलेट काफ़ी परेशान होता है तो वो अपने फ्रेंड होरेशियो से बोलता है, होरेशियो आई एम डेड। जब तक हैमलेट मरा नहीं था लेकिन वो बोलता है, तो ये क्या हो गया, प्रोलैप्सिस हो गया। अच्छा, स्लैप्सिस और जुग्मा दोनों एक ही हैं। इसमें क्या होता है, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और बाकी के जो अन्य दो भाग होते हैं ना उनके साथ किया जाता है उस शब्द का प्रयोग, लेकिन प्रत्येक के संबंध में हमें क्या करना है, अलग अलग समझना है। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, शी ब्रोक हिज कार एंड हिज हार्ट, उसने उसकी कार भी तोड़ दी और उसका दिल भी तोड़ दिया। तो एक शब्द का प्रयोग किया वाक्य का दो अन्य भागों के साथ और अलग अलग उनको समझा।
तो क्या हो गया यहाँ पे, सिलेप्सिस हो गया या जियोग्मा बोल दो आप इसको। और पैरानोइया क्या होता है, ये तो एक मानसिक बीमारी होती है, पैरानॉइड होते हैं ना। ओके नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज ए ड्रामेटाइजेशन ऑफ ए स्टोरी टोल्ड बाई चौसर इन नाइट्स टेल। जो चौसर का नाइट्स टेल है, ये बताना है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो चौसर का नाइट्स टेल जिसका सोर्स है, तो वो है द टू नोवल किंग्समैन। टू नोवल किंग्समैन का सोर्स ही यही है, चौसर का नाइट्स टेल। शेक्सपियर ने ड्रामेटाइज किया है इसकी स्टोरी को ही, याद रखना है आपको ये पॉइंट, अच्छा है। ओके, द वार ऑफ रोजेज नाम तो सुना होगा आपने, हिस्ट्री प्ले में आता है शेक्सपियर के। तो रोजेज स्टैंड फॉर, रोजेज किसके लिए स्टैंड करता है, आपने 2 पॉइंट सुने होंगे, एक तो रेड रोज और एक वाइट रोज। जो रेड रोज था वो था लैंकेस्टर ऑफ हाउस, और मतलब हाउस ऑफ लैंकेस्टर, और जो वाइट रोज थे वो था हाउस ऑफ यॉर्क के लिए। तो फिर क्या हो गया, रोज इसका मतलब हाउसेज हो गया। ओके नेक्स्ट, हु इज़ ऑफ द व्यू, ये किसका व्यू है कि पैराडाइज रिगेन, किसका था पैराडाइज रिगेन, जॉन मिल्टन का। इट्स प्रैक्टिकली स्वाई जेनरस है, मतलब एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस तरह का आया है कि जो ये वर्ड है स्वाई जेनरस, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है जैसे कोई मतलब यूनिक इन इट्स ओन काइंड, कुछ अपने तरह का यूनिक, उसको बोलते हैं। तो पैराडाइज रिगेन के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये बताना है, मतलब ये अपने आप में एक यूनिक है, ये बोला है नॉर्थरोप फ्राई। ओके नेक्स्ट, इन टू वॉट सोशल क्लास वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न, किस सोशल क्लास से विलियम शेक्सपियर का मतलब जन्म हुआ था, तब वो क्या थे, मिडिल क्लास थे, याद रखना है। ओके 1564 में जन्म हुआ था अप्रैल में, और 1616 में डेथ हुई थी। कहाँ पे हुआ था जन्म, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, यूनाइटेड किंगडम में। और विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम क्या था, जॉन शेक्सपियर। ओके, द मेन प्रोटैगनिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, द मेन प्रोटैगनिस्ट। देखो प्रोटैगनिस्ट तो अपने आप में ही मेन होता है ना, हीरो को बोलते हैं, तो उसके आगे हमने मेन लगा दिया, मतलब क्या कर दिया, तो सुपरफ्लुअस हो गया, मेन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हो गया प्लेयोनाज्म का, याद रखना है। ऑक्सीमोन, मेटाफर, मेटोनिमी, ये सब आपको पता है। हु इज़ ए पोइटेस्टर, किसको बोलते हैं, जो ये वर्ड है इसको 1521 में कॉइन किया गया था। ये शब्द इरोसमस नाम के एक व्यक्ति ने 1521 में कॉइन किया था। ये जो मतलब उसने कॉइन किया था, उन्हें बोला था जो एक इन्फीरियर पोइट होता है। इन्फीरियर पोइट कैसा, जो मतलब डिज़र्व नहीं करता। तो इस सेंस में इसका आंसर हो गया राइटर ऑफ वर्स हु डजंट डिजर्व टू बी कॉल्ड ए पोएट। एक ऐसा राइटर जो डिजर्व नहीं करता खुद को क्या कहलाया जाना, एक कवि कहलाया जाना। हु रोट द बुक टू एसे ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ख्याल रखना है किसने लिखी थी, जॉन गाल्सवर्दी। लास्ट टाइम काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आए थे कि बस वर्क का नाम दे दिया और हमें ये बताना है कि वो किसका है, तो इस बार भी आ सकते हैं, याद रखना है हमें कौन सा वर्क किसका है। तो टू एसे ऑन कॉनराड किसने लिखा है, जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है। ओके नेक्स्ट, हु रोट, किसने लिखा, लव हैज़ नो एज, नो लिमिट एंड नो डेथ, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, और वो कभी मरता नहीं। किसने लिखा है, लिखा है ये लाइन गाल्सवर्दी ने। गाल्सवर्दी ने कहाँ पे लिखी है, इनका एक वर्क आया था द पैट्रिशियन 1911 में, उसमें बोली ये लाइन। विच प्ले डील्स, कौन सा प्ले डील करता है विद द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी, कौन सा प्ले डील करता है एक मॉडर्न पब्लिसिटी का प्रभाव किस पे, प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी पे, घरेलू ट्रेजेडी पे। तो कौन सा था ये था गाल्सवर्दी का ही वर्क था द शो, 1925 में आया था। ओके
कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स। ये फर्स्ट लाइन थी एक सोनेट की जो मिल्टन ने लिखी थी। हमें उसका टाइटल बताना है सोनेट का। तो वो टाइटल है व्हेन द असोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। ये सोनेट नंबर 8 है उनका, जॉन मिल्टन का। इसी की फर्स्ट लाइन है ये, कैप्टन और कर्नल और नाइट। नाइट किसे बोलते हैं? सामंत को। ओके नेक्स्ट। एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप, और ये हरा देहाती परिदृश्य, पर टू मी मोर डियर, ये मेरे लिए क्या है? बहुत डियर है, बहुत प्यारा है। बोथ फॉर देमसेल्फ, मतलब आपके बोथ फॉर देमसेल्फ, दोनों अपने लिए, एंड फॉर दाई सेल्फ, और तुम्हारे लिए। ये लाइन कहाँ पे कोट हुई है? ये लाइन है क्लिंटन एवे की। ओके, क्लिंटन एवे तो आपको लाइन मतलब लाइन बाई लाइन पढ़ना है। और 13 जुलाई 1798 में आया था ये भी याद रखना है आपको। किसका था? विलियम वर्ड्सवर्थ का था, ये तो पता ही है। लिरिकल बैलेट की सबसे लास्ट वो है ये, लास्ट पोम। ओके नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड किंग जॉन, किसने किंग जॉन को कहा ए रॉयल क्रिमिनल, वीक इन क्रिमिनलिटी, एक ऐसा रॉयल क्रिमिनल है जो क्या है? क्रिमिनलिटी, मतलब क्रिमिनलिटी में क्या है? वीक है, कमज़ोर है। ये किसने बोला था? एडवर्ड डाउडन ने। ओके, और किंग जॉन 1594 में आता है और 1590 में आता है, मतलब 1594 में। और इसके बारे में आपको 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। रिचर्ड सेकंड एंड किंग जॉन, दोनों जो ये वर्क हैं टोटली रिटन इन वर्स, मतलब ये इंटायरली वर्स में लिखे हुए हैं। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, और एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो कॉमोडिटी स्पीच है वो भी किंग जॉन में आई है, ये याद रखना है। कॉमोडिटी स्पीच अकर्स इन द प्ले किंग जॉन। ओके, आई संगो क्योस, मैंने क्योस पे गाया, और इटर्नल नाइट में गाया। दिस लाइन, ये लाइन कहाँ से है? ये लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की बुक 3 की, याद रखना है आपको। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया था 10 के साथ, और 1674 में आया था 12 बुक्स के साथ। इसमें क्या हुआ था, जो बुक 7 थी और बुक 10 थी, उसको ना 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, और 10 बुक की कितनी बुक बना दी थी? 12, जो पब्लिश हुआ था, जिसका सेकंड एडिशन 1674। ओके, थैंक यू।